हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए तरुण कुमार छाबड़ा एक बार फिर से आप सबका सीए तरुण छाबड़ा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारा +1 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड एस इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो मैं बता दूं, फिलहाल हम लोग जो अपनी इस सीरीज को कवर कर रहे हैं वो हम लोग टीएस ग्रेवाल सर के हिसाब से बुक के हिसाब से कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए चैप्टर नंबर 3 बना रखा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स डीके गोयल सर की बुक पढ़ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, डीके गोयल की बुक में इस चैप्टर को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 3 में तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 5 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग जब टीएस ग्रेवाल की बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ एक चैप्टर में ही थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस, इन दोनों और तीनों टॉपिक के लिए एक ही चैप्टर बनाया हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो हम इसी को आज कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जहां पे चैप्टर की कवरेज देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का जो थ्योरी बेस है इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के रूल्स, वो सारे के सारे थ्योरी बेस में कवर हो जाते हैं। फिर हमारा है जी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP। GAAP तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो जर्नली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जा चुके हैं, इसलिए इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या और उसका नेचर है, किस प्रकार के हैं। फिर देखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन क्या है, 2 प्रकार के हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। फिर अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बीच का डिफरेंस देखेंगे। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हम लोग फीचर देखेंगे और इसकी नेसेसिटी देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया क्यों गया, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसकी क्या नेसेसिटी थी। फिर हमारे यहाँ जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, अभी मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 2 प्रकार के हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो हम इस तीसरे टॉपिक में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिस अकाउंटिंग कंसेप्ट को अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं, उसमें 3 बड़े ही फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं जो आपको, मतलब किसी बिल्डिंग के लिए जब हम नींव गाड़ते हैं ना तो वो नींव का काम करते हैं ये 3 फंडामेंटल कंसेप्ट। तो इन 3 फंडामेंटल कंसेप्ट को सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो ये 3 फंडामेंटल कंसेप्ट कौन कौन से रहेंगे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। फिर है जी अकाउंटिंग के कंसेप्ट या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग कंसेप्शन, अकाउंटिंग की अजम्पशन। ऊपर जो 3 फंडामेंटल कवर करेंगे उसके अलावा ये 8 और हैं, टोटल मिलाकर के 8 और 3 11 हो जाती हैं। तो 3 के अलावा हम लोग ये सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज 4 to 11। उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग के कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशन। तो अभी तक तो हमने अकाउंटिंग के कंसेप्ट देख रहे थे इसमें, और अब हम अकाउंटिंग की कन्वेंशन देखेंगे। अब अकाउंटिंग की कन्वेंशन 3 कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। फिर हम इसको कवर करेंगे। फिर 5वें नंबर पर हम देखेंगे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और कंपनी एक्ट 2013 ने कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इशू करे हुए हैं, वो भी अकाउंटिंग की थ्योरी का ही पार्ट है। तो वो सारे, उसका मीनिंग, नेचर, उसका कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, यूटिलिटी, लिमिटेशंस, ये सब देखेंगे। फिर हमारा छठे में रहेगा इन IFRS। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS जो है वो ICAI और कंपनी एक्ट 2013 ने इशू किए हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है IFRS जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी ने इशू किया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम इंड एस भी देखेंगे। फिर हम जितने भी प्रकार के हमारे क्वेश्चन होते हैं, हॉट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेंगे। फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे। फिर चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे। इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है जी, आइए सबसे पहले अपने पहले टॉपिक पे हम चलते हैं, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की थ्योरी में क्या क्या होता है? देखिए अकाउंटिंग की थ्योरी क्या है। अकाउंटिंग की थ्योरी में हम बताता हूं मैं आपको, अकाउंटिंग के कंसेप्ट हो जाए, अकाउंटिंग की कुछ एक कन्वेंशन हो जाएंगी। कन्वेंशन क्या मतलब कि अकाउंटिंग के कुछ एक कंसेप्ट, अकाउंटिंग के कुछ एक प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंट सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। जब से अकाउंटिंग बनी है तब से उस कन्वेंशन को सभी अकाउंटेंट फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग की कन्वेंशन जो है ना, अकाउंटिंग की ट्रेडिशंस हैं जो चलते आ रहे हैं, या फिर अकाउंटिंग के कस्टम्स हैं।
रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो कन्वेंशंस देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के कुछ एक प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स या फिर नॉर्म्स, फिर अकाउंटिंग की कुछ एक गाइडलाइंस, फिर अकाउंटिंग के कुछ एक ट्रेडिशंस, अकाउंटिंग के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या एजम्पशंस हैं, उनके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग के क्या क्या थ्योरेटिकल आइडियाज हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिल करके थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग बनाती हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैं अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पैरामीटर्स, कोई फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, ये सारे के सारे मिलकर के अकाउंटिंग की थ्योरी बनाते हैं। तो बस थ्योरी बेस में हम यही कवर करेंगे। आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कह रहे जी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, गाइडलाइंस, फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, customs, concepts, traditions, parameters, assumptions, rules and regulation, theoretical ideas, etc., are developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting. देखिए, बहुत सारे शब्द मैंने आपको पढ़ा दिए, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, नॉर्म्स, कस्टम, प्रोपोजिशन, ट्रेडिशंस, assumptions, रूल्स, theoretical ideas। आपको जितने भी टर्म्स याद रह जाएं तो आप वो लिख दीजिएगा। इनके अलग अलग टर्म्स के अलग अलग मीनिंग देखने की जरूरत नहीं है, इनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, हमें इसके फ्रेसेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक थ्योरी के रूप में बताया हुआ है कि अकाउंटिंग की थ्योरी में सब कवर होता है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, थ्योरेटिकल आइडियाज, असम्पशंस, ट्रेडिशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। और अब ये इतनी सारी अकाउंटिंग की इन्होंने जो थ्योरी बना दी है, कस्टम्स, कंसेप्ट, ट्रेडिशंस, ये सब इन्होंने क्यों बनाया है? ये इन लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि ये सारे थ्योरी बनाने के बाद, ये सारे कंसेप्ट बनाने के बाद हमारी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और कंसिस्टेंसी आ जाएगी। देखिए, आप अभी ना अकाउंटिंग की थ्योरी में एक अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बात करेगा अकाउंटिंग के पीरियड के बारे में। अब अकाउंटिंग का जो पीरियड वो कहेगा जी आप अकाउंटिंग का पीरियड जो फॉलो करो वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च फॉलो करो। यानी कि अगर 25-26 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का आप अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करो। ये पूरे के पूरे 12 मंथ हो जाते हैं। अब इस अकाउंटिंग पीरियड को सभी फॉलो करेंगे, जितने भी लोग अकाउंटिंग बनाएंगे, अपने अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई पार्टनरशिप का एक कंपनी, वो सभी के सभी इन्हीं 12 महीनों के लिए अपनी अकाउंटिंग के अकाउंट्स बनाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसी पीरियड के लिए वो बनाएगा। अब देखिए, सभी जब एक ही अकाउंटिंग पीरियड ले लेंगे तो अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ गई। रिलायंस भी इसको फॉलो कर रही है, टाटा भी इसको फॉलो कर रही है, रेमंड भी इसको फॉलो कर रही है, आईटीसी भी इसको फॉलो कर रही है, तो अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अब अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी और अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, क्योंकि ये पीरियड जो है फिक्स हो जाएगा। अब हर साल इसी पीरियड को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है जी। तो ये इतनी सारी थ्योरी बनाने का पर्पस इतना ही है कि हमारी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाए और हमारी अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी आ जाए। इसके अलावा बोलता है जी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएआई आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। नोट, presently AS issued by ICAI are applicable on non-corporate enterprises. AS notified under Companies Act 2013 are applicable on companies are mandatory in nature. कह रहा जी, इन कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स, नॉर्म, ट्रेडिशंस, इन सब के अलावा आईसीएआई ने कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को फॉलो करने पड़ते हैं। नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब है कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोसाइटी जब अपने अकाउंट बनाती है तो वो इन एएस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग को बनाएगी। और जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएगी तो कंपनी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई के द्वारा बनाए हुए फॉलो नहीं करेगी। कंपनी एक्ट 2013 ने अलग से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। कंपनी जब अपने अकाउंट्स बनाएगी तो कंपनी एक्ट 2013 ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए कंपनी अपने अकाउंट्स बनाएंगी। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहे आईसीआई ने इशू करे हैं, चाहे कंपनी एक्ट ने इशू करे हैं, ये भी अकाउंटिंग की थ्योरी बेस ही है। ये भी अकाउंटिंग की थ्योरी में कवर होता है। देखिए, अब मैं बताऊं, ये सारे वर्ड्स को याद करने के लिए मैंने एक मेमोरी कोड बनाया हुआ है, तो मेमोरी कोड मैं आपको बता देता हूं। मेमोरी कोड कुछ इस प्रकार है: सीपी जाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ और सीसीटीवी पार्ट्स लाओ। उससे आपको ये सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। मैं रिपीट कर दूं: सीपी जाओ, जीएफ घुमाओ, सीसीटीवी पार्ट्स लाओ। अब सी से क्या है? अकाउंटिंग की कन्वेंशंस। पी से क्या है? प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स।
जी से क्या है गाइडलाइंस, एफ से क्या है फंडामेंटल प्रोपोजिशंस, फिर सी से क्या है कस्टम्स, फिर से सी से क्या है कंसेप्ट, टी से क्या है ट्रेडिशंस, वी से ब्लैंक है, और पी से क्या है पैरामीटर्स, ए से क्या है एजम्पशंस, आर से क्या है रूल्स, टी से क्या है थ्योरेटिकल आइडियाज। तो ये सारा आपका ये मेमोरी कोड, मैंने जितने भी टर्म्स ऊपर यूज करे हैं इसको याद करने के लिए आपको ये मेमोरी कोड दे दिया है। कोई एक आधा वर्ड भूल भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन सबके मीनिंग अलग अलग से समझने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड एक की जगह दूसरा और दूसरे की जगह तीसरा यूज किया जा सकता है। ठीक है जी, अब देखते हैं हम अपना आज का पहला नया टॉपिक। अब मैंने आपको बताया जी, देखिए अकाउंटिंग ने अपने कुछ एक अकाउंटिंग की करने के लिए कुछ एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं। ठीक है जी, और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, यानी कि GAAP बोलते हैं। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम GAAP क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाने वाला हूं, टोटल 11 + 3 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी अकाउंटेंट जब अपनी अकाउंटिंग करता है तो इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी अकाउंटिंग करता है, इसलिए वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड हैं, इसलिए वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप हैं। अब मैं बताऊं फिर से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आए क्यों। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी अकाउंटिंग बनाएंगे तो हमारी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगी और कंसिस्टेंसी आएगी। अगर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो ना करते हुए सब अपने अपने प्रिंसिपल्स बना लें और सबके प्रिंसिपल्स अलग हो जाएं तो अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। वो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, वो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, तो वो सब मैशअप हो जाएगा। इसलिए कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना दिए गए। उन कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जब सब फॉलो करेंगे तो उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी और कंसिस्टेंसी भी आएगी अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और अकाउंटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया ही है, फिर से दे दूं कि जब हम अपने अकाउंटिंग बनाते हैं, अपनी अकाउंटिंग पीरियड हम लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट 31 मार्च तक का, तो वो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड सबके लिए फिक्स हो चुका है। सारे अकाउंटेंट इसी पीरियड को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग करते हैं। और तो और मैं आपको क्या बताऊं इसके लिए। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है 1 या 2 दिन में गवर्नमेंट ने इशू कर दी और उसको सब फॉलो करने लगे। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ओवर द पीरियड सभी अकाउंटेंट्स के काम को ऑब्जर्व किया गया, उनको मर्ज किया गया, एक मीटिंग और कमेटी बैठी, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनसे सबकी एग्रीमेंट के बाद ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने में सभी का योगदान रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट, हमारे जो कस्टम ट्रेडिशन चलते हुए आज से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तो वो सब मिला, उन सब को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है ना स्टेटिक नहीं है। मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि बना दिए गए हैं तो उसको हर हाल में ही फॉलो करना है। वो कंडीशंस को देखते हुए कभी कभार चेंज किए जा सकते हैं, कभी कभार चेंज किए जा सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया आप अकाउंटिंग का जो पीरियड फॉलो करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च फॉलो करते हैं। अब देखिए मेरा क्या हुआ, मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। अब मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया ना 1 अप्रैल नहीं, मैंने 1 जून 2025 से स्टार्ट किया। तो मैं अब 1 अप्रैल का पीरियड कैसे लूं? मैं 1 अप्रैल का पीरियड तो ले ही नहीं सकता। अब मैं अपने पहले अकाउंट जो बनाऊंगा ना वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ये कितने महीने हो जाते हैं अप्रैल में, ये 10 मंथ हो जाते हैं। तो मैं पहला अकाउंटिंग के जब मैं बुक्स बनाऊंगा, P&L बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो मैं 10 मंथ के लिए बना दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रहा तो मैं 10 मंथ के लिए बना दूंगा, नेक्स्ट ईयर में 12 मंथ फॉलो कर दूंगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किसी किसी सिचुएशन में चेंज किए जा सकते हैं, ये स्टेटिक नहीं है, इनको कंडीशंस के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। तो यही इसकी थ्योरी है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। सबसे पहले तो ये बोलता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आएगी। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सर्टेन रूल्स हैव बीन डेवलप्ड which are generally accepted by accounting profession.
These rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions, modifying principles, etc. आप नाम में मत जाइए, नाम में कुछ नहीं रखा है. इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप कुछ भी बोल दीजिए, कन्वेंशन, पोस्टुलेट्स, assumptions, concepts, वो सब के सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं. इनके शब्दों के अलग अलग अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. GAAP are the principles that have been generally accepted by accountants all over the world as a general guidance for recording of accounting transactions and preparing the accounting statements. मैंने आपको पहले ही कह दिया कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किए जा सके हैं, और इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और हम अपने फाइनल अकाउंट्स जो बनाते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, वो हम गैप को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं. These principles have developed over a course of period from usage, reason, common experience, historical precedents, regulation of गवर्नमेंट एजेंसी. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रिंसिपल्स हमने जब बनाए हैं तो सारी चीजों को ध्यान में रखा है. हमने जो अकाउंटिंग की कन्वेंशन जो अकाउंटेंट फॉलो करते आ रहे थे, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को देखा, हिस्टोरिकली हम क्या करते आ रहे थे, हमारा रीजन एक इस चीज को ऐसे किया जाना चाहिए, ये सबसे अच्छा रीजन है. तो इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं. ठीक है जी. These norms or rules are followed in recording of various accounting items, assets, liabilities, expenses, income, etc. These principles for accounting are not static in nature. They are constantly influenced by the changes in legal, social and economic environment as well as need of the user. ये चेंज भी किए जा सकते हैं, और ये सभी अकाउंटिंग आइटम हमने एसेट्स के लिए भी हमने प्रिंसिपल बना रखे हैं, लाइबिलिटीज के लिए भी, एक्सपेंसेस के लिए भी, इनकम के लिए भी. एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं. अब एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे, कहेगा जी जब आप की कोई ट्रांजैक्शन हो गई, उस ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड कर दो. चाहे वो ट्रांजैक्शन आपने उधार में की है तब भी उसको रिकॉर्ड कर दो. उसका पैसा आने वाले 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता. जब ट्रांजैक्शन हो गई, जब आपने सेल कर दी तो सेल को रिकॉर्ड कर दो, जब आपने परचेज कर दी तो परचेज को रिकॉर्ड कर दो. तो ये नॉर्म्स और प्रिंसिपल जो है सभी छोटी छोटी आइटम्स के लिए बनाए गए हैं, इनकम्स के लिए भी, एक्सपेंसेस के लिए भी, एसेट्स के लिए भी और लाइबिलिटीज के लिए भी. काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. देखिए अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, 2 प्रकार के हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग की कन्वेंशंस. अब देखिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है. कह रहा है अकाउंटिंग करते वक्त ना हमें कुछ एक एजम्पशन फॉलो करते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पशन मैं अभी इसी लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा. एक एग्जाम्पशन है गोइंग कंसर्न की एग्जाम्पशन. गोइंग कंसर्न की एजम्पशन बोलती है जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं आपका बिजनेस अनंत काल तक जिएगा, वो अनंत काल तक बिजनेस करेगा. ऐसा नहीं है कि आप अपना बिजनेस 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में उसको बंद कर देंगे. ऐसा हम कभी भी मान के नहीं चलते हैं. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं हमारा बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा. तो ये एक अकाउंटिंग की एक एग्जम्पशन है. हम हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को इस एजम्पशन के अकॉर्डिंगली ही रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग की एजम्पशंस और अकाउंटिंग के रूल्स. अभी आप एक और अकाउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि आप अकाउंटिंग की केवल एंड केवल उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो आप मनी में मेजर कर सकते हैं. कोई ट्रांजैक्शन अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ये अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है, ये अकाउंटिंग का एक रूल बना दिया गया है. अब अकाउंटिंग के कंसेप्ट तो क्या है, अकाउंटिंग की एजम्पशन है और अकाउंटिंग का रूल्स है. और अकाउंटिंग की कन्वेंशन क्या है, अकाउंटिंग की कन्वेंशन कहता है जी अकाउंटिंग के कुछ एक कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो अकाउंटेंट फॉलो करते आ रहे हैं, वो अकाउंटिंग के कन्वेंशन बन गई है, अकाउंटिंग की एक प्रथा बन गई है, अकाउंटिंग का एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है. एक कन्वेंशन मैं आपको बताता हूं. एक कन्वेंशन आप पढ़ेंगे वो होगी कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी. कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी बोलती है कि आप उस अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जो मैटीरियल है. छोटी मोटी ट्रांजैक्शन या फिर छोटे मोटे फैक्ट्स को आप इग्नोर कर दो. एग्जांपल, अब आपने
एक परचेज करी, आपने परचेज करी 25,15,635 रुपया और 55 पैसे। अब अकाउंटिंग की कन्वेंशन, मेटीरियलिटी ऑफ कन्वेंशन बोलती है आप इसको जब रिकॉर्ड करो 25,15,636 रुपए रिकॉर्ड कर दो, 0.55 को हटा दो, इसको राउंड ऑफ कर दो, नेक्स्ट 1 रुपीज। नेक्स्ट 1 रुपीज आपने राउंड ऑफ कर दिया तो आपने ये छोटी सी इमेटीरियल सा जो था ना 55 पैसा, इसको आपने इग्नोर कर दिया। और ये अकाउंटिंग की मेटीरियलिटी की ये जो कन्वेंशन है वो अकाउंटेंट ट्रेडिशनली इसको फॉलो करते आ रहे थे सभी अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो कन्वेंशन के रूप में अब आज भी, आज की डेट में भी सभी के सभी यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या हैं, अकाउंटिंग की कुछ एक एजम्पशन या अकाउंटिंग के रूल्स, और अकाउंटिंग की कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन कहती हैं जो हम अकाउंटेंट परसों से फॉलो करते हुए आ रहे थे ना, जो ट्रेडिशन उनके यहाँ चले आ रहे थे, वो अकाउंटिंग की कन्वेंशन बन जाती है, ठीक है जी। ऑल तो ये भी प्रिंसिपल है और अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग की कन्वेंशन भी प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल है। बट इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, कंसेप्ट तो कह दिया अकाउंटिंग के रूल्स और अकाउंटिंग की अजम्पशन, और कन्वेंशन के लिए बोलता है अकाउंटिंग के जो कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहे थे उसको फॉलो करते रहो, ठीक है जी। एक रियल लाइफ में मैं एग्जांपल दूं तो आप राजस्थान में, मुझे पता नहीं आज तो शायद इतना नहीं चलता, लेकिन किसी समय में घूंघट की प्रथा चलती आ रही थी राजस्थान में, कभी सभी की सभी स्त्रियां घूंघट करती थी। तो वो जो घूंघट की प्रथा है ना, वो अकाउंटिंग का एक कस्टम है, उनका एक रीति रिवाज है, उनका एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था, ठीक है। लेकिन एक रूल भी बन होता है उनके गुजरात साइड या पूरे हिंदुस्तान में, कि जब भी उनके कोई किचन में जाएगा, रसोई घर में जाएगा ना, तो जूते चप्पल बाहर उतार करके जाएगा। तो ये रसोई घर में जाना और जूते चप्पल बाहर उतार देना, ये अकाउंटिंग का उनका एक रूल है। लेकिन घूंघट को डाल के रखना, ये उनका एक ट्रेडिशन है। तो यही अकाउंटिंग का है। अकाउंटिंग में भी कुछ एक एजम्पशन और रूल्स को इन्होंने अलग कर दिया, और कुछ कन्वेंशन जो ट्रेडिशन और कस्टम चलते आ रहे थे उनको अलग कर दिया, ठीक है जी। चाहिए अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कहते हैं जी, these principles can be classified into two categories: accounting concepts. The term concepts refer to the necessary assumption, rules or theoretical ideas which are fundamental to accounting practices. ये assumption या rules, ये theoretical ideas accounting के बहुत ही fundamental है, इसके बिना तो accounting की ही नहीं जा सकती हैं। आपने कह दिया जी मनी मेजरमेंट फॉलो होता है तो मनी मेजरमेंट ही फॉलो होगा, नॉन मनी ट्रांजेक्शन को तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। गोइंग कंसर्न की एजम्पशन है तो हम गोइंग कंजम्पशन की एजम्पशन के बिना तो हमारा अकाउंटेंट अपना काम कर ही नहीं सकता। सभी ट्रांजैक्शन उसके लिए, सभी एजम्पशन, सभी रूल्स उसके लिए बहुत ही फंडामेंटल हैं, ठीक है जी। वो तो नींव है बिल्डिंग के लिए सारे के सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग की कन्वेंशंस आर द कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलोड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक समय से जो अकाउंटिंग की ट्रेडिशन और कस्टम चलते आ रहे हैं अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते वक्त, वो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस हैं, ठीक है जी। कहते हैं जी, इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल, अकाउंटेंट्स हैव एग्रीड टू अ नंबर ऑफ कांसेप्ट टू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये सारे के सारे अकाउंटेंट जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस पे एग्री हो चुके हैं कि इस कंसेप्ट को तो हम सभी फॉलो करेंगे। अगर आप अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लेते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चलता है, ठीक है जी। ये तो बस सारे एग्री हो चुके हैं इस कंसेप्ट को लेकर के, बड़ा ही फंडामेंटल कंसेप्ट है ये। और no enterprise can prepare its financial statement without considering these basic concepts or accounts or assumptions. कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप इस कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। अपने अकाउंट्स बनाएगा तो इन्हीं कंसेप्ट्स और इन्हीं assumption के बेसिस पर ही बनाएगा। अब ये कहता है जी कन्वेंशंस में अंडर को चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कन्वेंशन जो है ना चेंज की जा सकती है, कन्वेंशन चेंज हो सकती है। कंसेप्ट इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, ऑल्दो ये भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन कन्वेंशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप चेंज कर सकते हैं। एक कन्वेंशन में आपको और बताता हूं। अभी मैंने आपको एक कन्वेंशन बताई है, कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी की, जिसमें हम केवल मैटीरियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इमैटीरियल छोटी मोटी ट्रांजैक्शन, छोटे मोटे फैक्ट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। देखिए हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट में जब हम अपने यहाँ पे लायबिलिटी साइड में अपने बिजनेस के कर्ज लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। अब क्रेडिटर्स में ना यहाँ हम केवल अमाउंट लिखते हैं, आपने कितने का माल उधार पर लिया है, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हम यहाँ पे कभी भी ना नाम नहीं लिखते हैं, नेम नहीं लिखते कि हमने किस किस से उधार लिया हुआ है और कितनी पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, 6 पार्टी, 10 पार्टी से उधार लिया हुआ है। ये हम मैटीरियलिटी नहीं, तो ये छोटी मोटी नाम लिखना और नंबर ऑफ पीपल लिखना हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये इमैटीरियल है।
लेकिन कई बार क्या है कि हमने किसी से उधार लिया, ठीक है, और हमारा वो उधार जो है ना, हम वो उधार किसी एक पार्टी से हमारा चलता आ रहा है, और वो पार्टी मान लेते हैं वो बिजनेस बंद करने वाली है। तो हम अपने जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना, नोट्स टू अकाउंट्स में हम इस मेंशन कर देंगे कि हम अब तक कई सालों से इस XYZ पार्टी से माल उधार ले रहे थे, लेकिन अब ये हमें ये बिजनेस अपना बंद करने वाला है, हमें पता लगा है, तो हमें अपने नए सप्लायर ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है जी। तो इस तरीके की कन्वेंशन आप समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो आप नेम और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बता रहे थे, लेकिन नेम और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स अगर आपको लगता है आपको बताने की जरूरत है तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कन्वेंशन समय के साथ थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती हैं। ओके जी। तो इस पॉइंट में इसने यही बताया है कि कन्वेंशंस में अंडरगो चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बेटर होती है तो हम कन्वेंशन थोड़ी थोड़ी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। कहता जी एज पर AS1 issued by the ICAI there are 3 accounting concepts or assumptions। मतलब कि अभी मैंने आपको बताया कि ICAI ने ना कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने ना टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करे हुए हैं। 29 है नंबर्स में। और उन्होंने सबसे पहला उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS1। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने कहा है कि ये तीन अकाउंटिंग कंसेप्ट तो बड़े ही फंडामेंटल है, हर आदमी को इसको फॉलो करना ही करना है। अकाउंटिंग मतलब कि हर अकाउंटेंट इसके बिना तो अकाउंट्स बन ही नहीं सकते हैं। तो जो तीन फंडामेंटल कंसेप्ट हैं वो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो ये तीन तो बड़े ही फंडामेंटल से अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। इसके अलावा हमारे और भी अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। ठीक है। टोटल इनके अलावा 8 हो रहे हैं, टोटल 11 हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये तीन जो है, ये तीन बड़े ही फंडामेंटल हैं। The entities which we do not follow any fundamental accounting assumptions are required to disclose which of these accounting assumptions had not been followed and reason for not following them। देखिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो इनके बाद हम एक नोट्स टू अकाउंट्स और बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग बताएंगे कि क्या हमने इन तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को अगर फॉलो नहीं किया तो उसका कारण बताएंगे, और बताएंगे इनमें से हमने कौन सी फंडामेंटल एजम्पशन को फॉलो नहीं किया और उसका कारण बताएंगे क्यों नहीं फॉलो किया। तो ये तीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारण से आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो नोट्स टू अकाउंट्स में इसका रीजन बताएंगे, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसका नाम बताएंगे कौन सी फंडामेंटल एजम्पशन को हमने फॉलो नहीं किया है। फॉलोइंग आर दी थ्री मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन। तीन अकाउंटिंग कन्वेंशन आप पढ़ेंगे अभी। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ओके जी। अब देखिए, जो हमने पढ़ा है ना अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशन, इनके बीच के अभी मैंने आपको ये जो पॉइंट कराया है, मैंने आपको डिफरेंस ही बताया है, लेकिन डिफरेंस के लिए एक अलग से पॉइंट दिया होता है। तो डिफरेंस हम देखते हैं इन दोनों बीच में मेन डिफरेंस क्या है। देखो, अभी इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है ना अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ऑल्दो ये दोनों के दोनों आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, और इनके बीच का थोड़ा बहुत डिफरेंस मैंने आपको बता भी दिया है। उतना डिफरेंस इसके लिए काफी है। अब जो आपकी NCERT की बुक है ना, वो बोलती है कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट और अकाउंटिंग की कन्वेंशंस, इनके आप शाब्दिक अर्थ में मत जाइए। ठीक है जी। इसके सिमेटिक्स में आप मत जाइए। आप बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स किसी किसी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल देगी, कोई दूसरा स्कॉलर उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकाउंटिंग का कन्वेंशन बोल देगा। अभी मैंने आपको बताया कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अब कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है ना कोई अकाउंटिंग का स्कॉलर इस कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी को बोल देगा अकाउंटिंग का कन्वेंशन नहीं है, अकाउंटिंग का तो कंसेप्ट है। और कोई स्कॉलर बोल देगा अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग की एक कन्वेंशन है। तो एनसीईआरटी की बुक कहती है कि आप ना इसके सिमेटिक से मत जाइए, ये मत तलाशने की कोशिश कीजिए अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग की कन्वेंशन क्या है। आपको जो भी प्रिंसिपल बताए जाएंगे बस आप उस प्रिंसिपल का अर्थ समझ लीजिए, उसका भाव समझ लीजिए, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेबल कैसे करना है वो समझ लीजिए। इसके ये ज्यादा डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत करो कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और ये अकाउंटिंग का कन्वेंशन है, उसके शाब्दिक अर्थ में मत जाओ। ठीक है जी। तो ये पढ़ते हैं।
कह रहे हैं इन प्रैक्टिस some rules or guidelines have been described by one author as a concept, by another author as convention. Thus it becomes confusing for the learner to differentiate between them which is concept and which one is convention. ठीक है जी, अभी मैंने देखिए मैंने तो आपके लेक्चर में आपको सिंपली बता दिया कि जो ये तीन है ना, ये तीन अकाउंटिंग की कन्वेंशन है, इन 3 + 8 के अलावा टोटल अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं. अब लेकिन एनसीईआरटी की बुक बोलती है इसमें शाब्दिक अर्थ में मत जाइए, ये आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कोई अकाउंटेंट कोई एक स्कॉलर बोल देगा अकाउंटिंग का कंसेप्ट है और वही स्कॉलर उस अकाउंटिंग के कंसेप्ट को अकाउंटिंग की कन्वेंशन बोल देगा, तो इसलिए इसको ज्यादा डिफरेंशिएट मत कीजिए. देयरफॉर instead of going into the semantics, the meaning of word or phrase of these terms, it is important to concentrate the practicability of these their usage. तो आप इसकी semantics में मत जाइए, इसके मीनिंग या में मत जाइए, तो आप केवल इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को देखिए. From the practicability viewpoint, it is observed that various terms such as principle, postulates, convention, concepts, assumption have been used interchangeably and referred as basic concepts in the present chapter. तो ये अकाउंटिंग की कन्वेंशन, कंसेप्ट, ये शब्द इंटरचेंजेबल यूज किए जा सकते हैं और ये सारे के सारे मिला करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, या इनको हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल सकते हैं. अब ये बता रहा है जी अकाउंटिंग के जो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं इनके फीचर्स क्या हैं. सबसे पहला फीचर तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या है जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है मैन मेड है, इसको इंसानों ने बनाया है. बहुत सारे अकाउंटेंट ने मीटिंग की है गवर्नमेंट के साथ, रेगुलेशन के साथ, फिर हमने उसका रीजन खोजा है, फिर उसका यूसेज खोजा है, फिर हम देखते आ रहे हैं कई सालों से हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं. तो ये सब मैन मेड द्वारा है, ये कोई लेबोरेटरी में नहीं है. H2O को तोड़ो, H को अलग तोड़ो, 2 को तोड़ो, उन दोनों को मिलाओ तो H2O बन जाएगा. ठीक है, एक प्रोडक्ट में दूसरा प्रोडक्ट मिलाओ तो तीसरा प्रोडक्ट अपने आप आएगा ही आएगा. ये कोई लेबोरेटरी में बनाए हुए नहीं है, फिजिक्स के नियम नहीं है, केमिस्ट्री के नियम नहीं है, ये इंसानों के बनाए हुए नियम है. कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस and reason. They are not laboratory tested, hence they lack universal applicability like principle of physics, chemistry and other science. ठीक है जी. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल. अब ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नॉन स्टेटिक हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं. अब आपने अकाउंटिंग मान लीजिए आपने अपना बिजनेस 1 जून से स्टार्ट करा, तो आप अपना जो अकाउंटिंग का पीरियड पहले साल का ले लेंगे 1 जून 2025 से 31 मार्च 2026 का ले लेंगे, क्योंकि आपने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग जो हुई, बिजनेस की स्टार्टिंग ही 1 अप्रैल के बाद हुई. तो इतने रिजिड नहीं है, इसको समय के अनुसार, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अनुसार, अपनी यूसेज के अनुसार हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी. Accounting principles are not rigid but flexible. They are bound to change with the passage of time in response to changes in the business practice, government policies, etc. Accounting principles are generally accepted. ये accounting principles generally accept किए जा चुके हैं, इसलिए इसको GAAP बोलते हैं. GAAP, generally accepted accounting principles. अब ये accounting principles जो हैं ये generally accepted क्यों हैं, generally accepted क्यों किए जा सके हैं, इसके लिए बोलता है जी ये generally accepted इसलिए किए जा सके, ये जनरली एक्सेप्टेड इसलिए हुए क्योंकि ये तीन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं. क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी रेलेवेंट आती है. ठीक है जी, हमारी इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी होती है, वो रेलेवेंट होती है. दूसरा कह रहा है जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन आती है वो बड़ी ऑब्जेक्टिव आती है. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो आती है ना वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होती है. फ्री फ्रॉम बायसनेस का मतलब है कि अकाउंटेंट अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हुए ना पक्षपात नहीं कर सकता है. क्योंकि एक प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सोर्स वाउचर होना चाहिए. उस सोर्स वाउचर के आधार पर ही आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे. जब सोर्स वाउचर के आधार पर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी अकाउंटेंट उसमें अपनी पर्सनल बायसनेस नहीं कर सकता है. ठीक है जी, तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव होगी. तीसरा कहता है कि फिजिबल. कह रहा है जी अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिजिबल हैं, क्योंकि उनको अप्लाई करना बड़ा ही आसान है और उनको अप्लाई करने में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाने के कारण, वो तीनों के तीनों उसके अंदर ये गुण विद्यमान होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के बाद जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट भी होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है और फिजिबल भी होती है.
इसलिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्ट किया जा चुका है, इसलिए ये गैप कहलाते हैं। ठीक है जी, पढ़ते हैं। कह रहे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग and are generally accepted because it satisfies the following three criteria. Relevance. Accounting principles are relevant because it results in an information that is useful to the user of accounting information. अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के बाद जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है वो अकाउंटिंग यूजर के लिए बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती है। Objective. Accounting principles are said to be objective because it results in an information that is free from personal bias of the person who furnished the information. Accounting principle लगाने के बाद जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है उसमें कोई भी पर्सनल बायसनेस नहीं होता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाना बड़ा ही आसान है और विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको लगा सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने में हमारी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं आती है। ठीक बात है जी। आइए अब चलते हैं। अब कहता है जी नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ठीक है जी, फिर से मैं आपको रिपोर्ट बता दूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो इन्फॉर्मेशन में है ना यूनिफॉर्मिटी है और वो है जो कंसिस्टेंसी है। ठीक है जी, फिर सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी अकाउंटेंट जब अप्लाई करेंगे तो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन एक कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी और यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के बाद जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो बड़ी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी बन जाती है। और इसके अलावा क्या था जी, जब अकाउंटिंग किसी वक्त में, आज से कई सैकड़ों साल पहले ना, अकाउंटिंग इतनी वास्ट नहीं थी। अकाउंटिंग का पर्पस इतना ही था कि वो हमारे को साल के अंत में बता दे कि बिजनेस का ओनर जो है उसने कितना प्रॉफिट कमाया है या फिर कितना लॉस हो गया उसको, और दूसरा बता दे कि उसने बिजनेस से कितना उधार लिया हुआ है और बिजनेस ने कितना उधार लिया हुआ है और बिजनेस ने कितना उधार दिया हुआ है। लेकिन समय के साथ ना हमारे बिजनेस वास्ट होते जाए, हमारे बिजनेस एक शहर से दूसरे शहर, एक से दूसरे देश। ठीक है जी, तो वो इतनी वास्टनेस के कारण ना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। आज की डेट में सिर्फ बिजनेस ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्रेडिटर को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए अपने टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। जनरल पब्लिक भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखती है, वो देखती है उसने कितना कोई CSR एक्टिविटी की है, कोई उसने कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है। तो वो सभी के सभी अकाउंटेंट, वो सभी के सभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ पाए, इसलिए हमने कुछ एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बना दिए हैं। ठीक है जी, और तो क्या इसका तीसरी नेसेसिटी ये सकती है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इससे जनरेट हुई वो बड़ी मीनिंगफुल जनरेट होगी। ठीक है, तो इसको बना बना के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैं आपकी थ्योरीज को पढ़ा देता हूँ। कह रहा है जी चेंजेस इन रिक्वायरमेंट ड्यू टू चेंज इन टाइम। इन पास्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वाज नीडेड बाय द बिजनेस ओनर्स ओनली, but nowadays accounting information is used by various group of people in order to satisfy some of their varied need for information like creditors, tax authorities, potential investors, general public, etc. It is therefore necessary that such information should be prepared according to predefined standards, language and predefined rules. These rules are called GAAP, generally accepted accounting principles. ठीक है जी, तो वो इस बात को रिपीट कर रहा है कि पहले केवल ओनर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, लेकिन आज की डेट में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओनर के अलावा क्रेडिटर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, किस किस को चाहिए। तो इसलिए कॉमन प्रिंसिपल बना दिए गए जिससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने में आसानी हो। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हमारी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी आ गई और कंसिस्टेंसी आ गई। तीसरा पॉइंट बोलता है जी हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल हो गई है। ठीक है जी, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और कंसेप्ट। देखिए ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। आप कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, तो बिल्डिंग में सबसे पहले नींव खोदते हैं ना, उस नींव के बिना तो हम बिल्डिंग बना ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से ये 3 फंडामेंटल एजम्पशन जो है ना, इनके बिना तो हम अपनी अकाउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, ये 3 फंडामेंटल कंसेप्ट कौन कौन से हैं, इसको अब हम पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है गोइंग कंसर्न। देखिए गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो ये मान के चलते हैं आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो इन फाइनाइट है, यानी कि वो अनंत काल तक आपका बिजनेस चलेगा, या फिर कहा जाए तो फॉर
फोर्सीएबल फ्यूचर है, मतलब कि जितना फ्यूचर आप देख सकते हैं उतने समय तक तो हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी। इसके अलावा हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज करें, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को क्लोज करेंगे या फिर हम अपने बिजनेस को स्केल डाउन करेंगे। ठीक है, मान के चलता हूं मैंने अपने बिजनेस में ना, जो मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है उसमें मैंने एक बहुत बड़ी मशीनरी प्लांट लगाया हुआ है जो मेरे साल के 50,000 यूनिट कपड़े बना देती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले साल, उससे भी अगले साल मैं 50,000 यूनिट तो अपने कपड़े बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैं अपने बिजनेस के को स्केल डाउन नहीं करूंगा, 25,000 यूनिट बनाऊं या फिर 30,000 यूनिट बनाऊं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक भी चलेगा और जिस स्केल पे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं उतने स्केल पर ही मेरा बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। ठीक है जी। तो बस यही है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। कह रहे हैं जी, गोइंग कंसर्न एजम्पशन एज्यूम्स दैट द लाइफ ऑफ बिजनेस इनफाइनाइट, द एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द बिजनेस टू क्लोज इट्स ऑपरेशन और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन। वो ना ही अपने बिजनेस को क्लोज करेगी और अपने बिजनेस को स्केल डाउन भी नहीं करेगी। देयरफॉर ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हम जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वो इसी एजम्पशन के बेसिस पर ही बनाएंगे, गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बेसिस पर ही बनाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि कोई भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं उससे होने वाला बेनिफिट अगर आपको एक साल तक भी मिलेगा तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। उससे होने वाला, उस रिवेन्यू, उस एक्सपेंडिचर से होने वाला बेनिफिट आपको एक साल से अधिक मिलेगा तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब देखिए, मैं एक मशीनरी परचेज करके लाया, प्लांट परचेज करके लाया, और उस प्लांट को, मशीनरी की जो लाइफ है ना मेरी 10 साल है, और उसकी जो कॉस्टिंग है ना, कॉस्टिंग 10 लाख है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस 10 लाख को 10 सालों में डिवाइड करता हूं तो मेरा पर ईयर, 1 ईयर की जो मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी ना, 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी। अब मैं हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख को चार्ज करता रहूंगा। अब देखिए, हम ये मान के बैठ जाएं पता नहीं हमारा बिजनेस 10 साल तक चलेगा या नहीं चलेगा, क्या पता 5 साल में ही बंद हो जाए, क्या पता 7 साल में ही बंद हो जाए, तो हमारी ये अकाउंटिंग कितनी टफ हो जाएगी। ठीक है, हम 10 साल तो मशीनरी की लाइफ मान के चल रहे हैं और बिजनेस की लाइफ को हम 10 साल से कम माने तो हम अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे, हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो हम मान के चलेंगे एटलीस्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल तक तो हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। इसी कारण हमारे सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो ये 1 साल से अधिक, 1 साल से कम के एक्सपेंडिचर का जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए तो करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा बिजनेस 1 साल से अधिक चलेगा, 5 साल से अधिक चलेगा, 10 साल से अधिक चलेगा, एक इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। सारा का सारा एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यही मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा। दूसरी अकाउंटिंग की assumption है वो कंसिस्टेंसी। कह रहा है जी, आपने एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल जो लगा दिया ना हर साल, वही अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आप हर साल लगाते रहेंगे। ऐसा नहीं है आपने एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल इस साल लगाया उसको दूसरे साल चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल वही अकाउंटिंग का प्रिंसिपल लगाएंगे। एक प्रिंसिपल हम समझते हैं डेप्रिसिएशन का। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने अपनी बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी और उसकी लाइफ जो है 10 साल है। अब मैं कहता हूं जी 10 साल है ना, तो पर ईयर उसकी जो कॉस्टिंग निकल करके आई ना, मेरी लाख रुपया निकल करके आई। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू लाख रुपया। अब मैं हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपया चार्ज करता रहूंगा और 10 साल तक 1 लाख रुपया चार्ज करता रहूंगा। इसको तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अलावा एक और तरीका है डेप्रिसिएशन लगाने का। कहते हैं जी आपकी मशीनरी तो 10 लाख की ही है और इसकी लाइफ भी 10 साल की है,
लेकिन आप जो डेप्रिसिएशन लगाइए ना वो रिटर्न डाउन वैल्यू से लगाइए। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बोलता है कि आप कीजिए, काम कीजिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, आप पहले साल तो लगा दीजिए लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, पहले साल अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लाख रुपए के एक्सपेंडिचर को हटा दीजिए, लाख रुपए का एक्सपेंडिचर उसमें दिखा दीजिए, अपने प्रॉफिट को लाख रुपए से कम कर दीजिए। अब दूसरे साल हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर हम पता है क्या करते हैं, सेकेंड ईयर हम करते हैं जी 10 लाख में से आपने 1 लाख रुपए का तो डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब आपकी बिजनेस, आपकी मशीनरी की कॉस्ट आ गई 9 लाख रुपया। अब इस 9 लाख रुपए के आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो सेकेंड ईयर आप 90,000 रुपए का डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। अब तीसरे ईयर में क्या करेंगे, तीसरे ईयर में हम देखते हैं जी 9 लाख रुपए में से हमने जब 90,000 रुपए घटा दिए तो मेरा निकल करके आ गया 8,10,000 रुपया। 8,10,000 पे मैं 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मेरा 81,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। तीसरे साल जब मैं अपना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 81,000 रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करूंगा और 81,000 रुपए 81,000 का मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो ये मेथड तो कह रहा है सिंपली 1 लाख रुपए हर साल लगाते जाइए, ये कह रहा है थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते जाइए डेप्रिसिएशन को। तो आपने जब एक मेथड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली, अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंगली चूज कर लिया ना, तो आप अगले साल इस मेथड को चेंज मत कीजिए, या तो इसको चूज कर लीजिए या इसको चूज कर लीजिए, और एक मेथड चूज करने के बाद उस मेथड में कंसिस्टेंसी बना करके रखिए। ठीक है जी, तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप चूज कर लेंगे ना, उसको कंसिस्टेंसी यूज करते रहेंगे। यही इस अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल है, यही इसका फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज ही नहीं कर सकते, कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको दो सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। एक सिचुएशन तो यह है कि जब आपने कि गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस मशीनरी पर तो ये मेथड फॉलो होगा ही होगा, या गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया इस पर XYZ मशीनरी पर ये मेथड फॉलो होगा। गवर्नमेंट जो चीज कह देती है वो तो हमें करनी करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, कोई रेगुलेशन बना दिया, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट की रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करने से आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो जनरेट होगी वो बेटर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, ठीक है, बेटर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज किया और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो यूज कर रहे हैं उससे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए आपको लगता है दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से ज्यादा अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इन दो केसेस में हम अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस यही है मोटा मोटा। तो इसकी थ्योरी में देख लेते हैं, कोई पॉइंट रह गया होगा तो। द कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, method once applied should remain consistent year after year to meet the qualitative characteristics of the comparability। क्योंकि अगर आप एक ही मेथड फॉलो करते रहेंगे तो आपके अकाउंट्स के कंपैरिजन में भी इजी होगा, इसलिए आपके अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन में कंपैरिजन हो सके, इसलिए आप एक पर्टिकुलर मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहें। If a firm adopt a different accounting principles in two accounting period, profitability and financial position would not be comparable with the preceding period। बिल्कुल सही कह रहा है जी आपने। एक साल तो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन यूज कर लिया, दूसरे साल आपने रिटर्न डाउन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज कर लिया, तो आपके अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी ना उसको आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंपेरिजन के लिए आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। But the consistency should not be taken into mean that it doesn't allow the firm to change in the accounting methods at all. Otherwise, accounting will become non-flexible. Improved techniques of the accounting will not be used। वही कह रहा है जी, अकाउंटिंग की टेक्निक्स अगर आपको लग रहा है कुछ इंप्रूव हो रही है तो उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए आप अपने अकाउंटिंग के मेथड को चेंज कर सकते हैं। इफ एन अकाउंटेंट फील्स दैट change in a particular method will lead to better disclosure of profitability or financial information, or change in method is required by accounting standard or law। अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने या किसी लॉ ने बोल दिया, या फिर आपको लग रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छे तरीके से आप डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं।
if the nature, however the nature and effect and justification of change must be clearly stated by way of footnote to enable the user of financial statement to aware the changes. अगर आपने पर्टिकुलरली कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया है, या तो आपके लॉ ने कह दिया, किसी एएस ने कह दिया, या बेटर डिस्क्लोजर के लिए, तो आप जब अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आप रीजन बताएंगे, उसका नेचर बताएंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज क्यों किया है। आपको नोट्स में उसका नेचर, उसका इफेक्ट और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों आपने अपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज क्यों किया है। ठीक है जी, तभी जाकर के आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। अब है जी तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्रूवल। एक्रूवल का प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्रूवल का प्रिंसिपल कहता है कि आप अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब रिकॉर्ड करेंगे जब वो आपने ट्रांजैक्शन एंटर कर दी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इज डन व्हेन इट इज एंटर्ड। जब आपने सेल कर दी तो सेल को रिकॉर्ड कर लीजिए, जब आपने परचेज कर लिया परचेज को रिकॉर्ड कर लिए, जब आपका एक्सपेंडिचर हो गया तो एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे उसके बदले में आपने कैश पे किया है या फिर कैश पे नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, ये समराइज मैंने इसको आपको कर दिया। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है जी, वी ऑर्डर्ड to purchase cotton from a dealer on 20 जनवरी 2025 and cotton was delivered to us on 20 मार्च 2025 but we made payment for cotton on 10 अप्रैल 2025। हमने क्या करा, हमने ना कॉटन परचेज कर लिया। मैंने कॉटन परचेज कब किया? मैंने 20 तारीख को ना उस कॉटन परचेज का ऑर्डर कर दिया किसी को फोन पे। ठीक है, और वो 20 जनवरी 2025 को ऑर्डर कर दिया। 20 मार्च, मैं फिर से यहाँ पे समराइज कर दूं, 20 जनवरी 2025 को मैंने ऑर्डर कर दिया और 20 मार्च 2025 को वो कॉटन जो है मेरे पास डिलीवर हो गया। और जब मैंने उसको पेमेंट कब करी, मैंने माल खरीद करके लाया, कॉटन परचेज में करके लाया, मैंने उस कॉटन के बदले में उसको पेमेंट कब करी? मैंने उसको अप्रैल 2025 में पेमेंट कर दी। अब बताओ इन तीनों डेट में से आप कौन सी डेट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे? आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे 20 मार्च 2025 को, जब वो ट्रांजैक्शन आपने एंटर कर दी, जब वो ट्रांजैक्शन आपके पास डिलीवर हो गई। ठीक है जी, आपने पेमेंट मार्च में अप्रैल में करी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, पेमेंट बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। तो अब इसका इंप्लीकेशन क्या क्या होगा? जब हम अपने रिकॉर्ड बनाएंगे, जब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं जब सारी तरफ खर्चे लिखूंगा तो मैं अपना परचेज का खर्चा कौन सी डेट में लिख दूंगा? 20 मार्च 2025 को मैं लिख दूंगा। मैं कॉटन परचेज करके लिया, मान लेते हैं 5 लाख रुपए का। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको बताया था हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 2026 तक जब मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, तो जब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जहां पर मैं अपने सारे बिजनेस के कर्ज लिखता हूँ और एसेट साइड में मैं अपने सारे बिजनेस के संपत्ति लिखता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर कॉटन तो 20 मार्च को परचेज कर लिया, लेकिन 5 लाख रुपए का, लेकिन 5 लाख रुपए की मैंने उसको पेमेंट करनी है। अभी मैंने उसको अगले साल पेमेंट करी है 10 अप्रैल, ये 10 अप्रैल 2026 है, माफ कीजिएगा मुझसे लिखने में गलती होगी, 10 अप्रैल 2026 है। ठीक है जी, तो देखिए 31 मार्च 2026 को जब मैं अपनी लाइबिलिटी लिखूंगा, तो मैं अपनी लाइबिलिटी में लिखूंगा कि मेरे आउटस्टैंडिंग पेमेंट या फिर मेरे क्रेडिटर्स कितने के खड़े हैं, मेरे क्रेडिटर्स कितने के खड़े हैं? 5 लाख रुपए के। ठीक है जी, तो मैं ये आउटस्टैंडिंग पेमेंट की, क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करूंगा, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट मैं करूंगा। पेमेंट मैंने बाद में करी है, इसलिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में मेरे 5 लाख के क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, और इसका इंप्लीकेशन ये, तो मैं जो माल खरीद करके लाया, अब मैं परचेजर हूं, अब जिसने माल को सेल करा वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? वो जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ना, वो यहां पर अपनी सेल लिख देगा
5 लाख रुपए की वो सेल लिख देगा, और वो कौन सी डेट पे लिख देगा? सेल अपनी 20 मार्च 2025 को वो अपनी सेल लिख देगा। और जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो लिखेगा कि उसने, उसके डेटर्स, उसने 5 लाख रुपए का माल किसी को उधार में सेल करा है, तो 5 लाख रुपए का उसने 5 लाख रुपए उसने लेने हैं। ठीक है जी। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 की जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो वहां पर अपने वो डेटर्स लिख देगा कि 5 लाख रुपए का मैंने पैसा मार्केट से लेना है। बस इतना ही। बाकी इसको समझने में थोड़ी कंफ्यूजन आ रही हो तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, प्रैक्टिकल चैप्टर में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए, जब जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड कर दीजिए, चाहे आपने उसके बदले में पेमेंट करी है, चाहे उसके बदले में आपने पेमेंट नहीं करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। In accounting, accrual basis is used for recording of transaction. According to accrual concept, transactions are recorded in the books of accounts when they are entered into, whether amount is exchange or not. जब आप ट्रांजैक्शन एंटर कर लेंगे, जब आप ट्रांजैक्शन कर लेंगे, उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर दीजिए, उसके बदले में आपने पेमेंट करी है नहीं करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इट रिकॉग्नाइजेस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड इनटू। अभी मैंने आपको बताया ना, P&L में आप परचेज रिकॉर्ड कर दीजिए और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर दीजिए, तो वही कह रहा है, आप अपने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर दिए परचेज, ठीक है, और अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिटर्स के तौर पर। ठीक है, जो जिसने सेल करा उधार में, वो क्या करेगा, वो अपने P&L बनाएगा, तो वो सेल रिकॉर्ड कर देगा 5 लाख रुपए की, और जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो वहां पे वो डेटर्स रिकॉर्ड कर देगा। तो देखिए वो उसने क्या करा, उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर दिया और अपनी एसेट्स रिकॉर्ड कर दिया। तो यही वही कह रहा है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये कह रहा है कि आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी सारे के सारे एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, आपने पेमेंट नहीं भी करी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, revenue is recognized as earned when sale is completed or services are rendered to the customer when legal title is passed to the customer। जब आप गुड्स की डिलीवरी कर देंगे ना, जब आप गुड्स की डिलीवरी कर देंगे, उस दिन आपकी सेल कंप्लीट मान ली जाती है, उस दिन आपकी सर्विसेज कंप्लीट मान ली जाती है, तो उस दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए, चाहे कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है। Similarly, expenses are recognized as incurred in the accounting period when purchase is complete or services are availed, whether cash is paid or not। उसी बात को रिपीट करता जा रहा है। Thus, it makes necessary to consider the following to consider the following: outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, and income received in advance for preparation of accounting statement। ठीक है जी। तो मैंने आपको जब बैलेंस शीट बताई है ना, बैलेंस शीट में मैंने आपको यही सब बताया है, क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर देगा और डेटर्स को रिकॉर्ड कर देगा, तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। ठीक है, इसको मैं और प्रैक्टिकल चैप्टर में और डिटेल में लेके जाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, प्रैक्टिकल चैप्टर में और भी ज्यादा डिटेल में आपको लेकर के जाऊंगा। ठीक है जी। फिलहाल ये इतना समझ लीजिए, अप्रूवल के कारण आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वही एग्जाम्पल उसने दे दिया। ठीक है, देखिए ये मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का एक डिफरेंस बनाया था एज पर डी.के. गोयल, लेकिन ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको डिफरेंस बढ़ा दिया है उतना काफ़ी है, और एनसीईआरटी की बुक कहती है इसके ज़्यादा डिफरेंस के बीच में मत पढ़िए, तो ज़्यादा इसको हम नहीं करेंगे, और इसको टी.एस. ग्रेवाल की बुक रिकॉर्ड भी इसको कंसिडर भी नहीं करती है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो आज के लेक्चर में मैंने इतना ही कवरेज करनी थी, लगभग 1 घंटा हो गया है मेरे को लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आगे के लेक्चर में हम इससे आगे का पार्ट करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।